हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विक्रम और एनसीईआरटी फिजिक्स फंडा चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना होगा और टॉर्क कितना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। क्या बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी कल इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था, तो वो अगर ये लेक्चर आपको अच्छे से समझना है देन यू हैव टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी लास्ट लेक्चर। ओके, तो उसको अच्छे से देखिए, इसके बाद में ये आपको ये लेक्चर सही से समझ में आएगा। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास तो उसको अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या फोर्स रहेगा, क्या टॉर्क रहेगा। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन भी इस पर डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी के होंगे। ओके, तो देखिए, तो यहाँ से लिखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ध्यान से अगर देखें तो मैंने ये कहा था आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, अब सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते हैं ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो इक्वल हो, इनकी लेंथ क्या हो, इक्वल हो और एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे रहे। जैसे ये एक एग्जांपल हमारे पास ऐसे हो सकता है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल है ये। ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल है कि इन सारी लाइंस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इनकी लेंथ सेम है, तो इस वजह से इसका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया है हमने, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, सेम। दूसरा, इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर हो रखी है। ठीक है, अच्छा एक और बना लेते हैं। इनके बीच में डिस्टेंस भी लगभग इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर ऐसे बोल सकते हैं। तो ई वेक्टर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो इसमें हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल हमको मालूम है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम इसमें रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, और दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस तरीके से थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं। ओके, तो इसमें दो चार्ज है, लेट दिस इज, ये एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया। ओके, तो दो चार्ज हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये प्लस क्यू चार्ज है। ओके, ये कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, चाहे तो इसके अंदर भी लिख सकते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। ये दो पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों स्मॉल डिस्टेंस, लेट दिस इज एल, 2L ले लेते हैं इसको। ये जो डिस्टेंस है वो 2L डिस्टेंस से सेपरेट है, जो हमने उसमें भी ऐसे ही किया था कि एक प्लस क्यू था, एक माइनस क्यू था, दोनों 2L डिस्टेंस से सेपरेट थे। लेकिन हमने इसको ऐसा टेढ़ा क्यों रखा है, क्योंकि एक सिंपल सी अगर उसमें रखेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इससे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बीच में एंगल है थीटा है। कितना है, थीटा है, कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसका मिड पॉइंट मान लो ये है, तो ये ओरिजिन हो गया इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो ये यहाँ इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। तो पी की वैल्यू जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, हमने डिफाइन किया था कल, तो उसकी डायरेक्शन होगी हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट
किधर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर है, इधर। दोनों के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की नहीं लेंगे हमेशा, हम लोग क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और जिसकी एक डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो हम ये बोलेंगे वी हैव टू स्टेबलाइज दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इन सच ए वे दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज सच दैट इट मेक्स थीटा एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना बनाए, एंगल बनाए, थीटा एंगल बनाए। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं इस बात को। यार चलो इसको कोई ज़रूरत नहीं है, चलो इतना ही ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। अब ध्यान से देखिए, अब मैं एक बात जानता हूँ कि ये भी एक पॉइंट चार्ज है, ये भी एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इस तरीके से रखेंगे तो इस पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो मतलब इस पर जो नेट फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन डाइपोल, ये जो डाइपोल है इस पर फोर्स कितना लगेगा, इसको कैलकुलेट करना है मान लो हमको। ठीक है, फोर्स ऑन डाइपोल। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस पे एक फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट चार्ज को रखते हैं हम तो उस पर फोर्स लगता है कि नहीं लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी प्लस क्यू चार्ज को रख रहे हैं अपन, टेस्ट चार्ज है इसके लिए ये, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज पॉजिटिव है, तो वो जो फोर्स लगता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। मतलब ये जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो उसको मैं बोलूँगा एफ। क्या बोलेंगे, F1 बोल देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, F1। अब इस F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम जानते हैं फॉर्मूला Q इंटू ई, यही तो होता है। ध्यान से अगर देखें तो ये प्लस Q ही होगा, क्योंकि प्लस का चार्ज है, और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। F का फॉर्मूला मालूम है, QE होता है। F इक्वल टू क्या होता है, QE होता है। अब ध्यान से यही कंसेप्ट इस पर लगाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चार्ज माइनस का है, तो चार्ज माइनस का होता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो अगर चार्ज माइनस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स इस पर किधर लगेगा, इधर, उल्टा फोर्स लगता है। इस पर जो फोर्स लगेगा, लेट दिस इज F2, तो ये फोर्स लगेगा माइनस QE। अच्छा, माइनस QE लिखा क्योंकि F इक्वल टू फॉर्मूला तो वही रहेगा QE, इस वजह से माइनस Q इंटू E, क्योंकि चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा। सही बात है। तो एक्चुअली जो F नेट लगेगा वो लगेगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, यही तो लगेगा कि इन दोनों का सम। ठीक है, इन दोनों का सम, ऐसे बोल सकते हैं, इन दोनों का सम लगेगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ध्यान से देखें, F1 की जगह लिखेंगे प्लस QE प्लस ये फॉर्मूले का F2 कितना है, माइनस QE वेक्टर। सही बात है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस QE वेक्टर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा QE वेक्टर, ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो यहाँ F नेट जो आएगा, नेट फोर्स आएगा, वो कितना आ जाएगा, 0। तो आपसे अगर कोई पूछे कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको अगर मैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो उस पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 0। ये छोटा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, ये छोटा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ ये बात बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन डाइपोल, फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी यहाँ इतना ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। चलिए लिखेंगे फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, force on a electric dipole is 0 when it placed in uniform electric field, okay।
कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स लगेगा, वो 0 लगेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। अब फोर्स तो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं टॉर्क की। किस चीज़ की? इस पर टॉर्क भी कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखिए, ये ऐसे कहता है कि जब भी ये फोर्स लगेगा, जैसे ये मान लो इस पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अब ध्यान से देखिए, ये फोर्स, कोई भी फोर्स है, इसको ऐसे पकड़ के खींच रहा है एक तरफ और इधर ऐसे पकड़ के खींच रहा है, तो ये फोर्स जो नेट फोर्स है वो तो इक्वल है, लेकिन उसकी वजह से एक टर्न होगी। ये ऐसे सोच के देखिए आप, इसको इधर से खींचे, कोई इधर से खींचे, तो एक बच्चा तो इसको इधर से खींच रहा है, दूसरा इसको, तो टर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक ही खींच ले तो ही टर्न हो जाता है, दूसरा भी खींचेगा तो ज़्यादा टर्न होगा। तो वो जो टर्निंग इफेक्ट है, जो टर्निंग इफेक्ट है, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। क्या होगा? टॉर्क। ठीक है ना? तो यहाँ क्या बोल सकते हैं हम? ये बोल सकते हैं कि एक्चुअली क्या है, ये पेयर बनाएंगे दोनों देखो पेयर है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, इस वजह से एक टर्निंग पेयर बनाएंगे, जिसकी वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और टॉर्क ध्यान से देखिए तो किस डायरेक्शन में होगा? इस तरीके से, इसको इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेंगे। सही बात है। तो यहाँ लिखेंगे F1 एंड F2, ठीक है, गिव्स टर्निंग इफेक्ट। क्या चीज? टर्निंग इफेक्ट टू डाइपोल, because these are separated by small distance, कि इनके बीच में एक डिस्टेंस है, इस वजह से these are separated by small distance, कि ये जो दोनों फोर्स हैं उनके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस है, इस वजह से ये प्रोड्यूस क्या करेंगे? एक टॉर्क। और उसी टर्निंग इफेक्ट को बेसिकली हम टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो वो टॉर्क लगेगा कैसे? ऐसे, मतलब कौन सी डायरेक्शन होगी? क्लॉकवाइज। टर्निंग इफेक्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना? तो ये किस में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस में लगेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये इसको टॉर्क बोलते हैं। अब ये जो टॉर्क है वो कितना होगा वो कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर अपन, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए, टॉर्क इक्वल्स टू 11th क्लास में पढ़ते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, बिटवीन फोर्सेस, जो फोर्स लग रहे हैं उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। और यहाँ ऐसे बोल सकते हैं चार्जेस के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब देखो ध्यान से, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ऐसे तो देखो एक डिस्टेंस ये भी है 2l, लेकिन अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब एक लाइन ऑफ एक्शन में यहाँ से खींचता हूँ इसकी, एक लाइन ऑफ एक्शन इसकी यहाँ से खींचता हूँ। तो मेरे ख्याल से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखो ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर है, इन दोनों के बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर है, यहाँ से 90 बन रहा है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है दोनों फोर्सेस के बीच में, कि इनकी लाइन ऑफ एक्शन से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो ऐसे लिख सकते हैं फोर्स की, देखो दोनों के बीच में फोर्स सेम ही है, QE, है ना? इनका अगर डायरेक्शन को शो करना है प्लस हो, प्लस का मतलब इधर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस Q का इधर, तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो टॉर्क, अच्छा तो फोर्स लेना है तो हम एक का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं Q इंटू E। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? X। कितनी है? X। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालेंगे इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मुझे चाहिए ये X की वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए। ठीक है, तो ये X की वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हॉरिजॉन्टली है, उसके साथ ये P वाली डायरेक्शन ऐसे है, तो ये कितना बन रहा है? थीटा। ऐसा ही सेम केस यहाँ भी है, इस ट्राइंगल को कंसिडर करूँ। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं इसको, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाई ट्राइंगल ABC। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए क्यों कर रहा हूँ। ये देखो, हॉरिजॉन्टल के साथ में ये P कितना एंगल बना रहा है? थीटा। सेम केस यही तो है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ में ये P वाली डायरेक्शन ही तो है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाएगा बताइए?
थीटा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, तो ये ट्राइंगल बन गया हमारा। ठीक है, ये थीटा समझ में आता है आपको, ये 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री में क्या लग सकता है, PBP HHB, है ना। तो 90 डिग्री में ये ट्राइंगल में लग सकता है। तो ध्यान से अगर देखें तो मेरे को चाहिए इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, और मेरे पास अवेलेबल कौन है, 2l है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, तो मेरे पास बेसिकली परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है, तो PBP और HHB। ठीक है ना, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो PBP और HHB तो कौन कौन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो पहले वाले में ही है, इसका मतलब यहाँ लगेगा साइन थीटा। क्या लगेगा, साइन थीटा। थीटा कौन सा, ये रहा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी x डिवाइड बाई 2l, ये सही है। तो x की वैल्यू, अब मैं इसको अगर इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 2l साइन थीटा। सही बात है, 2l साइन थीटा। तो x की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ, x की जगह पुट इन 1 लिख देता हूँ इसको, है ना, पुट इन 1 में पुट करेंगे। तो टॉर्क को मैं टाउ से शो कर रहा हूँ इस तरीके से, टॉर्क को पिछली बार भी किया था। तो QE 2l साइन थीटा, सही है, ओके है यहाँ तक। इसके बाद में यहां से कर लेते हैं, अभी सब मिटा देते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखिए अगर अपन, तो टॉर्क इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला है Q इंटू 2L, क्या देता है, Q इंटू 2L होता है P, है ना, डाइपोल मूवमेंट। हाँ, यहाँ लिख देता हूँ, P इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2L, ये होता है। तो इस वाले में मैं Q इंटू 2L को रिप्लेस कर दूंगा P से। ठीक है, और बाद बाकी सबको इस तरीके से लिख देता हूँ। तो Q इंटू 2L की जगह क्या लिख दूँ, P E, और Q इंटू 2L भी नहीं लिख रहा है, साइन थीटा, ये हो जाएगा PE साइन थीटा। तो वेयर, ये क्या है यहाँ पे, डाइपोल मूवमेंट है। क्या है, डाइपोल मूवमेंट है। ठीक है, PE साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, PE साइन थीटा, अगर इसको अगर हम लोग देखें तो AB साइन थीटा कहीं लिखा हुआ है, या फिर ऐसे देखो, A क्रॉस B होता है, उसको लिख सकते हैं AB साइन थीटा। वेक्टर आना चाहिए आपको, A क्रॉस B को लिख सकते हैं AB साइन थीटा। तो इसका ये भी तो लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, PE साइन थीटा, AB को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ P क्रॉस E भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E। तो टाउ वेक्टर इक्वल हो जाएगा P क्रॉस E। क्या हो जाएगा, P क्रॉस E टाउ वेक्टर की। अच्छा, न्यूमेरिकल में ये प्रॉब्लम, ये न्यूमेरिकल के लिए वैलिड है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है आपको। इसके बाद में ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, सो यू हैव टू कंसीडर दिस। ओके, चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल करवाएंगे, उससे समझ में आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये क्या कहता है, ये जो फॉर्मूला है वो क्या बोल रहा है, ये से कह रहा है कि इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्या, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर इस फॉर्मूले में थीटा को 90 पुट कर दूँ तो टाउ इक्वल्स टू PE साइन 90, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, PE रह जाएगी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो PE, तो यहाँ पे PE की इससे बड़ी वैल्यू कोई हो नहीं सकती। तो टाउ को मैं टाउ मैक्स बोल सकता हूँ और PE बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा इस पे, जब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। कौन सा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री कब होगा, जब ये ऐसे होगा तभी तो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, तो इस पे अगर ये इस तरीके से रखा हो, ये -q हो और ये +q हो, और P की वैल्यू ऐसे है, तो ध्यान से देखिए 90, तो P और E के बीच में कितना एंगल है, 90 है कि नहीं है। ये तो P इधर है, E इधर है, तो दोनों के बीच में 90। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें ध्यान रखिए कि अगर ऐसा है और आपसे बोले कि उसका ओरिएंटेशन बनाओ, तो यू हैव टू मेक दिस, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाना है, P के और E के
बीच में, ठीक है। अच्छा, इस केस में मैक्सिमम टॉर्क का मतलब क्या है कि ये इसको सबसे तेजी से घुमाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में इस केस में यहाँ जो फोर्स लगेगा ना, ये F1, ये सबसे ज़्यादा लगेगा, ये QE की वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। और सबसे तेज़ी से इसकी जो घूमने की रहेगी वो सबसे तेज रहेगी, ठीक है ना। मतलब सबसे इसको अनस्टेबिलिटी रहेगी यहाँ मैक्सिमम, तो टॉर्क मैक्सिमम रहेगा, इसका मतलब क्या है कि ये घूमेगा ही घूमेगा, पूरी पावर लगाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अगर इफ थीटा इक्वल्स टू 0, अगर थीटा इक्वल्स टू 0 है, थीटा इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये एंगल है वो 0 हो जाए, मतलब ये इसके पैरेलल ही आ जाए इलेक्ट्रिक, ठीक है। ध्यान से देखें, तो ये इसको अगर हम इस कंडीशन को बना के देखें, थीटा इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस फॉर्मूले में अगर रखें पहले तो टाउ इक्वल्स टू PE साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाउ इक्वल्स टू 0, तो 0 तो मिनिमम वैल्यू होती है, क्योंकि साइन में इससे छोटी वैल्यू नहीं होती है, इस वजह से ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। अब इस कंडीशन को बना के देखते हैं अपन, तो ये इस तरीके से, मान लो E इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैंने इसको इस तरीके से रख दिया, ये -Q और ये +Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये देखो, P भी इधर है और E भी इधर है, तो ये कंडीशन है। तो इस पे क्या होगा, इस केस में ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाता है। कैसी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि यहाँ मिनिमम टॉर्क लगेगा, मिनिमम टॉर्क मतलब बहुत कम फोर्स लगेगा जो इसको घुमा सके। अब ये दोनों चार्ज इसी की डायरेक्शन में जा रहे तो इसके साथ ही चल जाएगा, घूमेगा नहीं फिर ये। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मान लो इस पे फोर्स F1 लगेगा इधर और F2 फोर्स लगेगा इधर, दोनों पे फोर्स तो लगेगा, तो ये इसको फोर्स को कैंसिल आउट कर देगा, ये फोर्स। ये कंडीशन ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स इधर लग रहा है और इधर लग रहा है, दोनों कितने ही तेज हो ये घूमेंगे नहीं। घूम सकता है क्या, नहीं, लेकिन इसी कंडीशन को ऐसे देखो, अब लगाऊंगा तो घूमेगा, ज़्यादा घूमेगा, इस तरीके से है। तो ये ध्यान से रखिए, F1 इधर लगेगा, F2 इधर लगेगा, लेकिन ये एक दूसरे को ऐसे खींचेंगे, लेकिन ये कभी भी टर्न नहीं करेगा। तो मिनिमम, अच्छा टर्न नहीं करेगा इसका मतलब है इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और दूसरी बात ये भी है कि ये इस केस में स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसके बाद में ये टर्न नहीं करेगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ध्यान से अगर हम देखें, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, अगर इफ थीटा इक्वल्स टू 180, कितना हो जाए, थीटा 180 हो जाए, मतलब ये थीटा है, ये 180 हो जाए, मतलब ये ऐसे पलट जाए, खेल वैसा ही रहेगा, लेकिन +Q इधर आ जाएगा, -Q उधर चल जाएगा, मतलब ये थीटा कितना हो जाए 180, मतलब ये घूम के इधर आ जाए, 180 का मतलब इधर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, तो टाउ इक्वल्स टू PE साइन 180, साइन 180 की वैल्यू भी 0 ही होती है, इसलिए टाउ इक्वल्स टू वही मिनिमम देगा और 0 होगा। तो ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन ही है, ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन ही है, बट अनस्टेबल है, ठीक है। इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। ये बनेगी कैसे उसको देख लीजिए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रहा है ना, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ +Q इधर है, यहाँ -Q इधर है, तो मेरे को जब 0 बनाना था तो मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, तो यहाँ कंडीशन भी लाऊंगा, तो +Q इधर ही आएगा, -Q इधर आएगा। अब मेरे को 180 करना है तो इस एंगल को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा के इधर लेके आऊँगा इस तरीके से, तो +Q वाला इधर आएगा, -Q वाला इधर आएगा। तो ध्यान से अगर देखें तो इधर बनाऊंगा मैं +Q और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस रख के -Q बनाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इन दोनों के बीच में एंगल देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180। इस थीटा की बात कर रहा है 180, यहाँ दोनों के बीच में दोनों सेम डायरेक्शन में, जैसे एंगल कितना है 0 है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अच्छा क्यों है, ध्यान से देखिए इसको, इधर ये F1 है, ये F2 है, ठीक है, नहीं ऐसा है नहीं, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, इधर, ये इधर लगाएगा फोर्स, है ना, और ये इधर लगाएगा, इस वजह से ये इसको ऐसे दबाने की कोशिश करेंगे, और गलती से किसी ने छेड़ दिया ऐसे तो ये घूम जाएगा, क्योंकि पूरा फोर्स लगा हुआ है, ऐसे थोड़ी सी भी ऐसे हुआ, इस वजह से अनस्टेबल है। इक्विलिब्रियम तो है
इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन गलती से कहीं ऐसा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है, वो हिलाएगा तो भी बहुत कम हिलेगा, इस वजह से इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, इसको स्टेबल कहते हैं। इसमें जो फोर्स लगेगा वो ऐसे और ऐसे लगेगा दोनों, ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी पे, वो देख लेते हैं, और तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा, तो ये फॉर्मूला ध्यान रहे आपको, है ना, ध्यान से यही कर लेते हैं। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये 3 कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़िए तभी समझ में आएगा। और दूसरी बात, ये PYQ में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं हम। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है 1.9, ठीक है, एनसीईआरटी का 1.9 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये से कहता है देयर आर 2 चार्जेस, ए सिस्टम हैज 2 चार्जेस QA 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम and QB -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम located at this point respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? ओके, देखिए इधर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ कि क्या बोलना चाहता है। देखो मान लो 2 चार्ज है हमारे पास, एक तो प्लस वाला चार्ज है जिसको A बोल देता हूँ मैं, A पॉइंट है और B पॉइंट है, ठीक है, A पॉइंट है, दूसरा B पॉइंट है। इस पे जो चार्ज है QA वो है 2.5 प्लस का इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और QB है ये माइनस है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये है। एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो बना रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है, सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, लोकेटेड एट पॉइंट A, ये जो पॉइंट दे रखे हैं A और B, उनकी लोकेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, लोकेशन। तो अगर मैं इसको लोकेशन के हिसाब से बनाऊं तो ज़्यादा बेटर है। देखिए इसकी जो A पॉइंट दे रखा है ना, वो दे रखा है 0 0 0 0 0, -5 सेंटीमीटर, और B दे रखा है, वो दे रखा है 0, 0, +15 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और QA की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है +2.5 × 10⁻⁻7 कूलम, और QB दे रखे हैं -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम, इतना है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मालूम नहीं है, ठीक है। कहता है व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो टोटल चार्ज पूछा है, यानी Q टोटल पूछा है, Q टोटल पूछा है, ठीक है, एंड P इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पूछा है टोटल, ठीक है, वो पूछा है। तो पहले तो टोटल चार्ज निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पहले बना लेते हैं, क्या पोजीशन है। मान लो इसमें क्या है कि ये x है, ये y है, ये z है, ये x है, ये y है, ये z है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है हमने। तो x y z में दे रखा है, तो ध्यान से अगर देखें तो मैं x y z में बना लेता हूँ इसको। ये x है, ये y है और ये z है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये z वाली इधर बाहर की साइड है, ठीक है। तो ऐसे कह रहा है ये जो चार्ज है वो x में 0 है, y में 0 है, a वाला, और z में -15 सेंटीमीटर। तो z में -15 बनाने के लिए मेरे को z को उधर भी थोड़ा ऐसे लेके जाना पड़ेगा, तो ये माइनस का z है, ठीक है। और आप चाहो तो इसको ऐसे, चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो इधर तो, और b वाला है प्लस का 15 सेंटीमीटर। तो पहले तो ये पॉइंट लोकेट करने पड़ेंगे a और b। तो पहला a पॉइंट देखो, x में चलेंगे 0, तो x में चला 0, इधर कुछ नहीं चलना है। y में चलेंगे 0, तो y में भी 0 चला, मतलब यही रहना है। और z में चलेंगे -15, तो 15 मान लेता हूँ इतना, यहाँ पॉइंट है 15। तो जो a पॉइंट होगा वो यहाँ रहेगा, ठीक है, जिस पे QA चार्ज रहेगा, जिस पे QA चार्ज रहेगा, और वो रहेगा प्लस का 2.5 10⁻⁻7 कूलम। ये वाली चीज़ यहाँ है। अब ध्यान से देखिए QB चार्ज कहाँ रहेगा, उसको देखो। x में यहाँ खड़े हो जाओ, x में चलेंगे 0, तो x में चलने 0 मतलब कुछ नहीं चलना है। y में भी 0 चलना है, तो y में भी कुछ नहीं चलना है। और z में चलने हैं प्लस के 15, तो मतलब इधर आना है। माइनस में उधर गए थे, माइनस में इधर गए थे पीछे,
तो जेड में किधर आना है, इधर, तो इधर उतनी डिस्टेंस पे आना है, तो लगभग लगभग इतनी डिस्टेंस हो गई ये। तो ये क्यू बी यहाँ दे रखा है हमको, बी पॉइंट है ये, और माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम, इस तरीके से हमको दे रखा है। ठीक है, अच्छा इससे हमको क्या मिला है, इससे हमको मिला है एक तो -15, जीरो से एक तो -15 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 15 सेंटीमीटर मेरे ख्याल से, है ना। माइनस का 15 है, इसका मतलब उधर जा रहे हैं तो माइनस का 15 है, और इधर आ रहे हैं इसका मतलब है प्लस का 15, तो 15 सेंटीमीटर इधर हो गया। तो टोटल जो डिस्टेंस बनी है ना ये 30 सेंटीमीटर बनी है। कितनी बनी है, 30 सेंटीमीटर बनी है। तो इसने हमको बताया है कि ये दो चार्ज हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर। भाई 0 से इधर गए 15 और 0 से इधर आए 15, तो टोटल 15 + 15 कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से है। चलो ठीक है, तो अब सबसे पहले हमको चार्ज कैलकुलेट करना है, क्यू टोटल कैलकुलेट करना है। तो टोटल चार्ज कितना है, 1 + 2, दोनों को जोड़ देंगे, हैं, तो क्यू ए + क्यू बी, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, 2.5 क्यू ए लिखेंगे 10⁻⁻⁷ प्लस ब्रैकेट -2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। दोनों को अगर ऐड करूंगा मैं तो 2.5 इंटू 10⁻⁷ माइनस 2.5 10⁻⁷, बिल्कुल सेम डाटा है। सो वी हैव टू कैंसिल दिस एंड टोटल चार्ज रहेगा तो 0 रहेगा। क्यू टोटल कितना रहेगा यहाँ पे, 0। और इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका मतलब क्या है, टोटल चार्ज हमेशा 0 रहेगा। टोटल चार्ज कितना रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। तो आपको कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल चार्ज पूछे तो वो तो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है, इसको रट लीजिए चाहे से, कोई सा भी डाटा दे रखा हो यहाँ, अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा तो टोटल चार्ज 0 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से अगर हम देखें तो हमसे फिर पूछा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसका कल क्वेश्चन पढ़ाए थे हमने, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो फॉर्मूला बताइए, P = Q × 2L, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये पढ़ा था। तो Q इनमें से कोई सा भी एक चार्ज उठा लो विद सिंबल, विदाउट सिंबल उठा लो, तो विदाउट सिंबल यानी 2.5 इंटू 10⁻⁷। 2L क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, तो टोटल कितनी है, 30 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट बात है ये कि ये 2L की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, 2L की वैल्यू है, L की नहीं है, 2L की वैल्यू है, और ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे, तो देखो 30 सेंटीमीटर तो लिखना था, लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इस वजह से 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। क्यू की यूनिट होती है कूलम, और इस डिस्टेंस की होती है मीटर, तो कूलम इंटू मीटर का होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। चलिए, इसके बाद में ध्यान से अगर हम देखें तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और ठीक करें तो 7.5 इंटू 10⁻⁸ भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा कूलम मीटर। एक आप ये इसलिए क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, इससे पहले की क्लास में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए एक बार, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अब इससे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये वाला है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी बताइए, हमेशा होती है नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इधर, ये वाली, है ना। तो अलोंग द OZ एक्सिस, ओ तो ये रहा, यहाँ ओरिजिन होता है ना बिल्कुल बीच में, अलोंग द OZ एक्सिस रहेगी। ठीक है ना, Z मत बोल देना, OZ एक्सिस रहेगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है 1.9 NCERT का, तो आप इसको अच्छे से कीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक क्वेश्चन, ये कल के कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, और आज के कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। फिर क्वेश्चन है 1.10। ठीक है, अब इसको हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, है ना। NCERT 1.10 क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान से देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट दे रखा है कूलम इंटू मीटर, मतलब P दे रखा है ये। ठीक है, दे रखा है 4 इंटू
10⁻⁹ मीटर कूलम मीटर, ये गिवन है। इसके बाद में इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ऐसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, मतलब ये कंडीशन है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाती है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री बना है। क्या बना रहा है ये 30, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो भी है, ठीक है। तो ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो थीटा की वैल्यू हमने क्या लिखी, 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद में क्या बोलता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है हमको 5 × 10⁻⁴, 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ये दे रखा है, ठीक है। तो ये दे रखा है। इसके बाद में कहता है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल मूवमेंट, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड बताना है जो इस डाइपोल मूवमेंट पे, सीधी सी बात है, PE sin थीटा फॉर्मूला है इसका, है कि नहीं है, तीनों वैलिड है, देख लो, चेक कर लो। P की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁻⁹, ठीक है। इसके बाद में E की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁴, और कौन है, sin 30, sin थीटा की जगह लिखेंगे 30, सही है। चलिए, तो इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें तो 5 4 = 20, इन दोनों को सॉल्व करें तो 10⁻⁻⁵ और ये 1/2, सबको सॉल्व कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 × 10⁻⁻⁵, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴ और 10⁻⁻⁴। अच्छा, यूनिट को भी अगर सॉल्व करें तो इसकी है कूलम इंटू मीटर, सॉरी हाँ, कूलम इंटू मीटर, और इसकी है न्यूटन पर कूलम। कूलम से कूलम कट गया तो न्यूटन इंटू मीटर, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर, तो ये इसका आंसर रहेगा। इस पर जो टॉर्क लगेगा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर, इसका आंसर रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ सजेशन देना हो, तो यू कैन कमेंट हेयर, और इन क्वेश्चंस को कीजिए, रिवाइज कीजिए, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स में भी इसका डेरिवेशन है वो आता है। तो एक बार लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आता है चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।